हम लोगों का ये इतिहास का क्लासेस है और इसमें हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। और प्राचीन भारत में भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्राचीन भारत के इतिहास के जो स्रोत है उन स्रोतों के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पिछले वाला क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख के बारे में पढ़ लिया था और स्रोत कैसे स्रोतों का निर्माण होता है और कैसे स्रोतों से हमें कुछ पता चलता है, ये सब के बारे में पिछले क्लासेस में पूरा डिटेल में पढ़ लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी अलग से बना हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। अब देखिए, एक नया कार्य आपको अब दिया जाएगा। जैसे ही क्लासेस खत्म होगा ना, ये क्लासेस खत्म हो गया तो इसका नोट्स, इस क्लासेस का नोट्स जो होगा वो नोट्स, और साथ में ही इस क्लासेस से 5 गो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो आपको वो क्वेश्चन कौन से होंगे, या तो पीवाईक्यू में आए होंगे या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चनों को आपको दिया जाएगा हर क्लास के बाद। और ये क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, ये क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर बहुत सारे PDF नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको दिया जाएगा। तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लासेस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अभिलेखों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब स्मारक और भवनों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत। स्रोत का मतलब क्या होता है, जिससे हमें कुछ पता चले। स्मारक और भवनों से हम लोगों को क्या पता चल पाएगा, अगर स्मारक और भवनों की बात करें तो हमें क्या पता चल पाएगा स्मारक और भवनों से। देखिए, स्मारक और भवनों से किसी के भी घर में जब आप एंट्री करते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। जब समझ लेंगे ना तो आप कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आएगा आप सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ रटने के चक्कर में रहेंगे तो समझिए, रटने के चक्कर में वाले बच्चे बहुत सारे क्वेश्चनों को नहीं अटेम्प्ट कर पाते, कहते कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। जबकि हल्का सा गहराई में, आप हर एग्जाम के बाद देखते होंगे एग्जाम एनालिसिस, उसमें बच्चे क्या कहते हैं कि क्वेश्चन डेप्थ में पूछा गया। डेप्थ माने क्या होता है, समझदारी होती है, समझदारी को ही डेप्थ बोलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर स्मारक, किसी के भी घर में जाएंगे तो क्या पता चलता है उसके घर के बारे में। जैसे ही बाहर, आप घर के बाहर अभी रहते हैं, अब देखिएगा, ऐसे घर के बाहर रहते हैं तो घर का ये एंट्री गेट हुआ। यहाँ पर देखिए, देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ उनके ईश्वर का, कुछ भगवान का यहाँ पर चित्र लगा हुआ है। यहाँ पर साइड में एक नेम प्लेट लगा हुआ होता है। इससे हमें क्या पहचान होता है, उनके धार्मिक जीवन के बारे में पहचान हो जाता है, उनका नाम पहचान में हो जाता है, और ये कब बना था, ये कब, यानी समय भी पता चल जाता है हम लोगों को। यहाँ अंदर, घर के अंदर घुसते हैं तो उनकी घर के परिवेश, घर का जो व्यवस्था है, आर्थिक स्थिति, वो भी पता चल जाता है कि घर की आर्थिक स्थिति कैसी है। ठीक ऐसे ही महल और राजाओं के महल, सामान्य लोगों के घर और मंदिरों से, इन सब से हमें पता चल पाता है क्या उस समय के धार्मिक विश्वास और आर्थिक स्थिति क्या थी। सब जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे मंदिरों से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि देखिए, दक्षिण भारत की कोई मंदिर का आपसे नाम पूछ दिया जाएगा, या पूछा जाएगा कि आपसे, या उत्तर भारत के मंदिरों के बारे में पूछा जाएगा किस शैली से ये निर्मित है, नागर शैली, बेसर शैली, या आपके ये द्रविड़ शैली, किस शैली से निर्मित है। दक्षिण भारत की जो मंदिर है वो किस शैली से निर्मित है। ऐसे करके मंदिरों के बारे में पूछ दिया जाएगा, वो कौन कौन सी शैली से निर्मित है। आपको पता भी है, घर बनाने का, मंदिर बनाने का तरीका भी अलग अलग होता है, उसी को शैली बोलते हैं। जो तरीका होता है, ढांचा, अलग अलग ढांचा होता है, उसी को शैली बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखिए राजाओं के महल। अब एक और बात, 2-3 को छोटा छोटा फैक्ट पहले समझ लीजिए। तो सबसे प्राचीन जो हमें उत्खनन से जो भी उनके घर, किसी भी मनुष्य का या सभ्यता का जो घर मिले हैं, सबसे पहले उत्खनन से, मतलब जानकारी सबसे पहले क्या मिला हुआ है, जो पाषाण काल की गुफाएं हैं, वो गुफाएं मिली हुई हैं, जिनसे पाषाण काल के लोगों के बारे में, उनके चित्र के बारे में, उनका चित्र कैसे बना हुआ होता था। जैसे ऐसे हो गया, एक ऐसे इंसान बना दिया गया, ऐसे जानवर है तो ऐसे जानवर है कि जानवर को ऐसे मारा जा रहा है, ये जानवर को ऐसे करके जानवर को मारा जा रहा है, तो इसके हाथ में हथियार पकड़ा दिया गया है। तो उनसे क्या जानकारी मिलती है कि उस समय वो लोग कौन थे, शिकारी लोग थे। ठीक, अब साथ में ही हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता, फैक्ट याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का जब उत्खनन हुआ 1920 ईस्वी में, जब चालू हुआ उत्खनन, जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ध्यान रखिएगा, जॉन मार्शल के नेतृत्व में चालू हुआ। तो उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक जॉन मार्शल थे, और जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था हड़प्पा। ठीक, हड़प्पा सबसे पहला स्थल कौन सा खोजा गया था, हड़प्पा। ठीक है, चलिए, तो 1920 में, और ये जब सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन हुआ तो वहाँ से मिले घर मिले, वहाँ पर बाजार मिले, मंदिर जैसा आकृति मिला, वहाँ पर तालाब मिले, मतलब बहुत कुछ मिला वहाँ पर। ये क्या कहते हैं,
जहाज़ों को रुकने के लिए जो बंदरगाह है वो बंदरगाह मिले, कुछ कृत्रिम बंदरगाह मिले, कुछ मानव निर्मित बंदरगाह मिले। तो ये पता चला उस समय कि लोग जो थे अभी से 5500 वर्ष पुराने ये लोग होंगे। 5500 वर्ष पुराना का मतलब क्या हुआ? इस समय ईस्वी से मान लीजिए 0 ईस्वी मानते हैं, या 0 ईस्वी नहीं ईस्वी मानते हैं, तो ईस्वी की शुरुआत मान लीजिए यहाँ से हुई। तो अभी कौन सा चल रहा है? 2000, यानी इधर 2000 और इधर कितना पीछे करना पड़ेगा हमको? और 2500 पीछे करना पड़ेगा। यानी 2500 ईसा पूर्व में ये लोग क्या रहे होंगे? ये लोग रहे होंगे 2500 ईसा पूर्व। आपको पता भी है सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। 1700 ये अपने ऊंचाई पर था एकदम। इससे पहले भी सिंधु घाटी सभ्यता की था, लेकिन उतना ऊंचाई पर नहीं, अपने उत्कर्ष पर ये दोनों समयों के बीच में ये रहा है। तो इससे उत्खनन से मिलता है। एक और फैक्ट, अतरंजी खेड़ा जो कि उत्तर प्रदेश में यूपी में है, यहाँ के उत्खनन से लोहा का प्रमाण मिला हुआ है। सबसे प्राचीन लोहा का प्रमाण मिला हुआ है। इससे ज़्यादा प्राचीन लोहा का प्रमाण और कहीं नहीं मिला हुआ है, कि यहीं से पर मिला हुआ है। और ये 1000 यहाँ पर माना जाता है कि लोहा का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व में किया गया था। सबसे पहले यहीं पर लोहा का प्रयोग, अभी तक जो साक्ष्य मिले हुए हैं। तो ये उत्खननों से देखिए, ये जो उत्खनन से सिंधु घाटी हो गया या अतरंजी खेड़ा के उत्खननों से हमें ये सब मिला हुआ है। सामान्य लोगों के घरों से हम लोगों की आर्थिक स्थिति उनकी जानकारी होती थी। अब मंदिरों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, और कि मंदिरों के बारे में, ये मंदिर कौन कौन से थे और कौन कौन से कला शैली से लोग निर्मित थे, क्या थे, जैसे आपको बताते हैं। मंदिरों की कला शैली होती थी। मंदिर, अब मंदिर कौन कौन से कला शैली से निर्मित थे आपको दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले कला शैली का नाम आता है नागर शैली। ठीक, नागर शैली का नाम आता है। तो नागर शैली के बारे में थोड़ा ध्यान समझिएगा। जब नागर शैली हम लोग जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो नागर शैली के मंदिर कैसे निर्मित होते थे पूरा डायग्राम बनाकर आपको समझाएंगे। अभी बस ऐसे ही समझ लीजिए। नागर शैली के जो मंदिर आपको मिलेंगे हिमालय से लेकर, यहाँ हिमालय से लेकर आपको विंध्य पर्वत तक, हिमालय से लेकर आपको विंध्य पर्वत तक जो मंदिरें मिलेंगे वो नागर शैली के मंदिर मिलेंगे। ये उत्तर भारत इस क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक, अब जो आपको ये नागर शैली में मिलेंगे, दूसरा शैली हम लोगों का है, दूसरा बेसर शैली के जो मंदिर मिलते हैं विंध्य पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक, विंध्य पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक, इसको मध्य भारत बोलते हैं। कौन सा भारत? मध्य भारत बोलते हैं, मध्य भारत। ठीक है। अब देखिए, आप ये मत मान लेंगे अच्छा मध्य भारत तो इसको बोलते हैं, नहीं, ये अभी बंटवारा किया गया ये शैली, कला शैली के आधार पर मंदिरों के लिए ये बंटवारा है, ये ध्यान रखिएगा। और इधर जो अंतिम में जो एक और कला शैली मिलती है, आपको दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है। तीसरी कला शैली मिलती है द्रविड़ कला शैली, द्रविड़ शैली मिलती है। अब द्रविड़ शैली के मंदिर यहाँ मिलते हैं दक्षिण भारत में। समझ लिए, नागर शैली के मंदिर यहाँ हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक उत्तर भारत में मिलता है। बेसर शैली यहाँ पर विंध्य पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक मिलता है, और कृष्ण नदी के बाद में यहाँ पर ये दक्षिण भारत में जो मंदिर मिलते हैं वो द्रविड़ शैली के मंदिर मिलता है। अब देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कोई मंदिर का यहाँ लोकेशन होगा तो कितना % चांस है कि कौन सा कला शैली से निर्मित हुआ होगा, नागर शैली से, बेसर शैली से या द्रविड़ शैली से। तो नागर शैली से निर्मित हुआ होगा। बेसर शैली में क्या होता है? बेसर शैली देखिए, नागर शैली अपने आप में एक सुविख्यात और प्रसिद्ध शैली है, इसका बात ही अलग है। और ठीक द्रविड़ शैली भी सेम टू सेम मतलब ऐसे ही ये अपने आप में अलग है, दोनों एकदम पूरा डिफरेंस है, द्रविड़ शैली और नागर शैली। लेकिन बेसर शैली क्या है? कोई नया शैली नहीं है, ये इधर का थोड़ा सा और थोड़ा का इधर का, दोनों का मिक्सचर करके जो मंदिरों को बनाया जाता था वो बेसर शैली का था। बेसर मतलब बेअसर, दोनों में से किसी का असर ज़्यादा नहीं है, ना नागर का भी इस पर असर है, ना द्रविड़ का भी, दोनों का असर थोड़ा थोड़ा है। और दोनों को मिक्स करके एक मिक्सचर बना दिया गया है, और एक अलग मंदिरों का निर्माण करा जा रहा है अलग कला शैली से। जब दोनों को मिक्सचर कर दीजिएगा तो अलग नहीं बन जाएगा, उसी को बेसर शैली बोलते हैं। ठीक है, मंदिरों के बारे में हम लोग इतना समझ लिए, और एक और छोटा सा फैक्ट मंदिरों के बारे में समझ लेते हैं। जैसे आप 10th क्लास के NCERT में पढ़े होंगे अंकोरवाट मंदिर के बारे में। अंकोरवाट मंदिर के बारे में थोड़ा सा ये फैक्ट यहाँ पर देखिए, नीचे दिखाई वो नहीं देगा, यहाँ पर यहाँ इधर लिख देते हैं अंकोरवाट मंदिर के बारे में। अंकोरवाट
अंकोरवाट मंदिर, अंकोरवाट मंदिर, ठीक है। इसके बारे में 2-3 को फैक्ट बताते हैं, ध्यान रखिएगा, ये जानते भी होंगे इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट। ये अंकोर जगह पर है, अंकोर, ये अंकोरवाट मंदिर है जो अंकोर जगह पर है। और ये इसकी कला शैली क्या है, खामेर है, खामेर शैली से ये निर्मित है, ध्यान रखिएगा। इन लोगों का है नागर, बेसर और द्रविड़। और खामेर शैली द्रविड़ शैली से मिलता जुलता शैली है, ध्यान रखिएगा, द्रविड़ शैली से मिलता जुलता है खामेर। और ये अंकोरवाट का मंदिर बनवाया किसने था, सूर्यवर्मन द्वितीय ने, सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। 12वीं शताब्दी में ये बनाया गया था, 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। सबसे पहले ये अंकोरवाट का मंदिर, ये कौन सा भगवान का मंदिर था, ये विष्णु भगवान का मंदिर है, ध्यान रखिएगा। फिर बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया बौद्ध धर्म के मंदिरों में, ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म के मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। और एक बात समझिए, अंकोरवाट का मंदिर वहाँ कंबोडिया में है, ये जगह देश का नाम तो जानते हैं, कंबोडिया में। कंबोडिया के लिए इतना फेमस है कि कंबोडिया के ध्वज पर अंकोरवाट के मंदिर का आपको चित्र दिखाई देगा, ठीक। इतना कुछ फैक्ट जान लिए, आप इसका नोट भी बनाते रहिए, नहीं तो हम नोट में क्या देंगे, यही देंगे, ये वाला इसी को देंगे, तो आप नोट्स भी बनाते रहिए। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है। अब और एक बात, मंदिरों के बारे में जान लिया, अब सिक्कों के बारे में हमें जानना है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इधर का थोड़ा सा मिटा देते हैं हम, और उसके बाद ये इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए, इधर मिटा देते हैं। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं सिक्कों के बारे में। चलिए, तो सिक्कों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, देखते हैं सिक्का। अब जब भी सिक्का का नाम हमें आता है ध्यान में, हम लोगों के पास भी सिक्का होगा, हमारे पास भी है एक, थोड़ा सा उसका उदाहरण समझाते हैं। सिक्कों का सबसे पहले जो हम लोगों को सिक्का से क्या पता चलता है, सिक्का से क्या पता चल रहा होगा, देखिए सिक्का से क्या उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है कि ये आर्थिक स्थिति उनका क्या है, और आर्थिक स्थिति के साथ साथ उनके पूरा मनोभावना के बारे में पता चल जाता है। देखिए जैसे अभी हमारे पास 2 सिक्के हैं, ठीक है, एक ये 5 का सिक्का दिखाई भी आपको नहीं दे रहा होगा, और यहाँ पर ये 1 का सिक्का है, ठीक है। ये स्टील का बना हुआ होता है, स्टेनलेस स्टील होता है ये, इसमें जंग वंग नहीं लगता है, ठीक। अब इसको तोड़े फोड़ दीजिएगा तो ये तो फिर दिक्कत है ना, इसका पूरा जब इसका स्टील इसमें ख़त्म कर दीजिएगा तो हो सकता है कि कुछ भी हो जाए इसमें, लेकिन ये स्टेनलेस स्टील है, इसमें जंग नहीं लगता है। एक हमारे पास एक 5 का सिक्का है, ये स्टील का नहीं है, ये कॉपर और निकल का बना हुआ है, और ये हमारे पास स्टील का है, ठीक है। 2 प्रकार के सिक्के हम लोगों के पास है। अब देखिए ये 1 के सिक्के पर हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखिए एक है अशोक स्तंभ, यहाँ सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया। मुंडको उपनिषद किसका उपनिषद है, ये अथर्ववेद का उपनिषद है। अथर्ववेद वेदों का ही मतलब 4 वेदों में एक वेद है अथर्ववेद, जो सबसे अंतिम और सबसे छोटा वेद है, ठीक है। तो ये सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते यहाँ पर स्लोगन लिखा हुआ है, तो ये पता चलता है कि अच्छा अशोक स्तंभ में मतलब इनकी मान्यता क्या है, इनकी धार्मिक मान्यता सबसे, या ये आदर्श और इज्जत किसको देते हैं सबसे ज़्यादा, अशोक स्तंभ को देते हैं, तभी तो इस पर छपवाया गया है ना, उसी को ना हम देखिए ये छपवाते क्यों हैं, हम अपना ये बाहर क्यों लगवा रहे हैं, मतलब ये अब अपना दिखा क्यों रहे हैं, हम ये रिप्रेजेंट ये पूरे भारत को कर रहा है ना, तो इसलिए कि जो बढ़िया होता है हमारे लिए वही हम छपवाते हैं, करवाते हैं। अपने दरवाजे पर भी किसका फ़ोटो छपवाते हैं, जो हम हमारे लिए अच्छा है, हम किसी दुश्मन का छपवा देते हैं अपने दरवाजे पर फ़ोटो, नहीं। वैसे ही यहाँ पर इस सिक्कों पर किसका फ़ोटो लगा है, जिसका बहुत ज़्यादा इज्जत सम्मान करते हैं। यहाँ पर भारत लिखा हुआ है, देश का नाम लिखा हुआ है, इधर हिंदी में, इधर इंग्लिश में, भाषाओं का भी ज्ञान होगा। अच्छा 2 भाषाएँ यहाँ मुख्य रूप से चलता है, हिंदी और इंग्लिश, और मुख्य ऐसा भाषा कई गो है। और साथ में यहाँ पर ये अशोक स्तंभ है, साथ में यहाँ पर देखिए समय लिखा हुआ है, और यहाँ पर गेहूं के 2 बाली दिखाया गया है। समय मतलब समय भी पता चल रहा है, इससे गेहूं के 2 बाली दिखाया गया। बाली से क्या पता चल रहा है, गेहूं, देखिए गेहूं हमारे लिए अभी ना सब चीज़ विधि व्यवस्था सब ठीक हो गया है। हरित क्रांति के समय, हरित क्रांति में मुख्य रूप से किस चीज़ के बारे में था, गेहूं का उत्पादकता बढ़ाने के बारे में था। ऐसे सारे फसलों का था, लेकिन मुख्य रूप से गेहूं था। गेहूं की कमी हमारे देश में है, अभी नहीं, अब तो थोड़ा ये ठीक ठाक मामला पहुंच गया है, तो गेहूं के बाली दिखाया गया। मतलब ये गेहूं हमारे लिए मतलब बहुत ज़्यादा इसका सम्मान तो सबका करते हैं, गेहूं का ज़्यादा, ठीक। 5 के सिक्कों पर भी ऐसे ही है, अशोक स्तंभ बनाया गया है, ये समय लिखा गया है। तो ये सिक्कों से हमें क्या पता चलता होगा, जीवन के बारे में,
जीवन के बारे में। सबसे ज़्यादा यहाँ पर सम्मान किसको देते हैं उसके बारे में। समुद्रगुप्त का सिक्का देखिएगा ना, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर समुद्रगुप्त बीना बजाते हुए नजर आता है। मतलब ये पता चलता है उससे कि समुद्रगुप्त को इसीलिए संगीत प्रेमी कहते हैं क्योंकि उनके उसके सिक्कों से पता चलता है कि वो बीना बजाते हुए अपने सिक्कों पर क्या होता है, नजर आता है। कुछ आप सतवाहनों के सिक्के देखिएगा तो वो जहाज़ों के चित्र उस पर सतवाहनों के सिक्कों पर है। ऐसा क्यों है जहाज के चित्र? इसलिए जहाज के चित्र है क्योंकि ये माना जाता है कि वो लोग मतलब ये क्या कहते हैं, समुद्र प्रेमी थे और समुद्र से व्यापार करना उनको और जहाज़ों से व्यापार करना ठीक ठाक रहता था उन लोगों के लिए, इसीलिए जहाज़ों का चित्र था। तो वही सिक्कों से जीवन के बारे में पता चलता है, मतलब आर्थिक जीवन के बारे में। धार्मिक विश्वास पता चलते हैं, धार्मिक विश्वास। अभी हमारे पास 2 तरीके के सिक्के थे। तो ये सिक्का उस समय प्राचीन काल में सिक्का कितने प्रकार के रहे होंगे? प्राचीन काल में सिक्का कितने प्रकार के रहे होंगे? देखिए मुख्य रूप से हमारे पास तो अभी 2 प्रकार के सिक्के थे, लेकिन उस समय थे सोना चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा शीशा के भी थे और ये कांस्य के भी थे, ठीक है। इतने प्रकार के सिक्के थे। अब चलिए इतने प्रकार के सिक्के के बारे में समझ लिया कि इतने प्रकार के सिक्के थे। अब सिक्कों का शुरुआत सबसे पहले कहाँ से माना जाता है? भारत की बात कर रहे हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले सिक्का 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरुआत मानी जाती है। 6ठी शताब्दी यानी कि 6ठी शताब्दी, यहाँ लिख देते हैं हिंदी में, 6ठा शताब्दी ईसा पूर्व से मानी जाती है। और ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मानी जाती है। इस समय सिक्कों का तरीका कैसा रहा होगा? क्या बहुत उन्नत सिक्का रहा होगा? अभी जितना सुंदर सिक्का दिख रहा है, क्या इतना सुंदर सिक्का उस समय ढाले जा रहे होंगे? नहीं, देखिए उस समय सिक्का ढाला ही नहीं जा रहा था। करा क्या जा रहा था? उस समय के सिक्के क्या करे जा रहे थे? आप ये देखते हैं, क्या कहते हैं, अभी छठ, आप महापर्व छठ के बारे में जानते होंगे। बिहार का महापर्व छठ है। इसमें बनाया जाता है ठेकुआ। क्या किया जाता है? गीले आटे को एक लकड़ी का ये लंबा सा चौड़ा सा रहता है लकड़ी, उसी में फूल का चित्र बनाया रहता है। गीले आटे को उसी पर चिपका दिया जाता है और जैसे ही चिपकाया जाता है तो उस आटे पर आ जाता है वो फूल का चित्र। ठीक वैसे ही क्या किया जाता था, यहाँ पर गीला धातु को, अब धातु गीला कब होगा? धातु गर्म करिएगा तो गीला होगा। ये जितने भी चीज़ें हैं ना, इसको गर्म करके इसको गीला कर लिया जाता था। ठीक है, गीला करके और उसी पर ऐसे मुहर जैसा होता था। जैसे ये हो गया ना, अब किसी भी धातु पर ऐसे करेंगे, ऐसे कस के, तो ठप्पा जैसा लग जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे करके धातु को ठप्पा मार दिया जाता था। तो इसी को पंच मार्क सिक्का या आहत सिक्का बोलते हैं। सबसे पहले किस सिक्का की शुरुआत हुई? पंच मार्क या आहत सिक्का। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया? पंच मार्क। दिखाई दे रहा है ना? हाँ ठीक है, पंच मार्क। ठीक है, पंच मार्क या आहत सिक्का, या आहत सिक्का। ठीक है, आहत सिक्का इसको कहा जाने लगा। पंच मार्क या आहत सिक्का सबसे पहले कहा जाने लगा। इस पर किस चीज़ की आकृति रहा करती थी? हाथी की आकृति रहा करती थी, स्वास्तिक का आकृति रहता था, कोई पेड़ का आकृति रहता था, किसी और अन्य जानवरों की आकृति रहती थी। तो ये सब की आकृति उस पर आहत सिक्कों पर आती थी। और आहत सिक्का एक तरफ से एकदम प्लेन था, जैसे आप ठेकुआ नहीं देखें, एक तरफ से तो प्लेन रहता है, एकदम प्लेन रहता है, और दूसरी तरफ से कुछ उखड़ा हुआ रहता है, मतलब कुछ उस पर आकृति रहती है। अब ये कब तक चला? ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होकर ये कब तक चला? ये मौर्य काल तक चला। मौर्य काल तक, ध्यान रखिएगा, मौर्य काल तक, 3री शताब्दी तक। 3री शताब्दी ये ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। 3री शताब्दी तक ये चला। अब 3री शताब्दी तक चला, ये एक और बात समझिए। 3री शताब्दी तक यहाँ पर जो सिक्कों का तरीका है जो बदल गया था। बदल कैसे गया था? ये आहत सिक्का यहाँ तक भी चलते आ रहे थे। अब ये अर्थशास्त्र में, ये मिटा देते हैं। ठीक है, चाणक्य के अर्थशास्त्र में कैसे सिक्कों का वर्णन है? चाणक्य के अर्थशास्त्र में जो वर्णन है वो कहा गया है कि देखिए, सोना, यहाँ पर चांदी, तांबा और शीशा, इन सबके सिक्के मौर्य काल में चलते थे। सर्वाधिक सिक्कों का निर्माण जो है वो मौर्य काल में किया गया। सबसे अधिक सिक्कों का निर्माण किस काल में किया गया? मौर्य काल में। और सिक्कों का प्रकार कौन कौन सा होता था उस समय? उसका नाम क्या था? सिक्कों का नाम क्या था? प्रकार तो समझिए, नाम क्या था उस समय सिक्कों का? नाम देखिए, तो नाम क्या क्या रहता था? यहाँ पर करसापण और पण, मुख्यतः 2 प्रकार के सिक्के उस समय चलते थे। सिक्का कई था? मुख्यतः 2, करसापण और पण। पण मुख्यतः सोना का सिक्का होता था। और ये कहाँ पर वर्णन है? अर्थशास्त्र में वर्णन है। ध्यान, अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखित, यानी कि विष्णुगुप्त द्वारा लिखित एक पुस्तक है, उसमें वर्णन है इस सब के।
मौर्य काल के बारे में समझ लिए और उनके सिक्कों के बारे में, मौर्य काल के सिक्कों के बारे में समझ लिए। मौर्य काल के सिक्कों के बाद हम लोग का आता है हिंद यूनानी। हिंद यूनानी जिसको हिंद यूनानी इंडो ग्रीक कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडो ग्रीक भी कहते हैं। हिंद यूनानी को इंडो ग्रीक कहते हैं। ये लोग जो क्षेत्र में रहते थे वो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र में रहते थे। कौन सा क्षेत्र में रहते थे? अफगानिस्तान वाला क्षेत्र में रहते थे। फिर बाद में जैसे मौर्य साम्राज्य कमजोर पड़ा, ये भारत में भी घुस आए, तो ये सबसे पहले सिक्कों पर लिखवाना जो चालू हुआ, लिखवाना, जैसे यहाँ पर लिखवाया गया है ना, ये सिक्कों पर जैसे लिखवाया गया, नाम लिखवाया गया, इन सिक्कों पर नाम के साथ साथ डेट वोट सब अंकित करवाया गया, तो इन सब लिखवाना चालू किया हिंद यूनानियों ने। राजा का चित्र भी अंकित इन्होंने ही करवाया। राजा के चित्र का मतलब क्या? उनका राजा के सिर्फ सर उस पर अंकित हो रहा था, तो यूनानियों ने। कुषाणों के समय, इसी में के कुषाणों के समय, कुषाण वंश इसी में के थे कुषाण, ध्यान रखिएगा। कुषाणों के समय सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का जारी हुआ। सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्का सबसे अधिक कहा जाए सोने का सिक्का, तो आप क्या कहेंगे? सिक्का, तो क्या कहेंगे? कुषाणों के समय जारी हुआ। ठीक है, और कुछ थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाकर और थोड़ा समझ लेते हैं सिक्कों के बारे में। तो ये हिंद यूनानियों के बाद हमें जो देखने के लिए मिलता है, जैसे हिंद यूनानी हो गया, उसके बाद जो देखने के लिए हमको मिलता है कि हिंद यूनानियों ने अपना क्या करा, उस पर सिक्कों पर अपना राजाओं का चित्र अंकित करवा दिया, सब कुछ करवा दिया। सातवाहनों के समय हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है? सातवाहन वंश के समय सबसे अधिक सीसा का सिक्का देखने के लिए मिलता है। सीसा का सिक्का कैसा रहता होगा? सीसा, और उन धातुओं का सिक्का बनाया जाता था उस समय जो सबसे अधिक महंगा था। सबसे अधिक महंगा था सातवाहनों के समय सीसा और चांदी के भी कुछ सिक्के मिले थे। और इसमें ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा पंचमार्क सिक्का सबसे अधिक किस चीज़ का मिला है? पंचमार्क वाला तो चांदी वाला मिला है, सबसे अधिक चांदी का सिक्का मिला है पंचमार्क में। इन सब सिक्के वजह सबसे अधिक चांदी का पंचमार्क में आपको सिक्के मिलेंगे। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको मिटाना है हमें। चलिए, तो यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब अगला वाला इसके आगे देखते हैं। सातवाहनों के जो बाद हम लोग देखने के लिए मिलता है वो गुप्तकालीन सिक्के मिलते हैं। सबसे अधिक सोना का सिक्का, शुद्ध सोना का सिक्का कुषाणों ने, सबसे अधिक सोना का सिक्का किसने जारी किया था? यही गुप्तकालीन के गुप्त काल में सबसे अधिक सोने का सिक्का जारी किया गया। और इसमें समुद्रगुप्त के आप नाम सुने होंगे, समुद्रगुप्त का नाम सुने होंगे। इसने इसके जो सिक्कों पर वीणा बजाते चित्र अंकित था, तो इसीलिए इसको संगीत प्रेमी का नाम दे दिया गया, संगीत प्रेमी। देखिएगा, आप बहुत सारे बच्चों को देखिएगा ना, वो उनका अगर बाइक बढ़िया लगता है, अगर बाइक बढ़िया से चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं, तो बाइक और साइकिलों के साथ अपना फोटो लगाते हैं डीपी पर। ठीक, उस समय समझ लीजिए कि ये सिक्का ना होकर डीपी ही था राजा का, कि राजा को उसको देखिए समझ में आ जाता था, कि राजा के दिमाग समझ में आ जाता है कि राजा का उस समय शासन कैसे चल रहा होगा। किसी का डीपी देख कर आपको समझ में नहीं आता है कि वो व्यक्ति कैसा है। अब उस समय तो डीपीओ लोग उल्टा पुल्टा लगा रहे हैं, हाँ कुछ और लगा कुछ और रहे हैं। डीपी देखकर नहीं पता चलेगा, सिक्का देखकर राजाओं के बारे में पता चलता था। ठीक है, अब इसके बारे में इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, इसको मिटाते हैं, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। सिक्का के बारे में हो गया। और सिक्का का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सिक्का का अध्ययन क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। इसको आप लिख लीजिए, न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्कों का अध्ययन, सिक्का का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता था। ठीक है, अब उसके बाद हो गया। अब हम लोग सिक्के के बाद यहाँ पर देखते हैं मूर्तियों के बारे में। मूर्तियों के बारे में देखिए, मूर्तियों से भी हम लोग को बहुत कुछ जानकारी मिलता है। सबसे पहले जो मूर्तियों का साक्ष्य मिला हुआ है सिंधु सभ्यता से मिला हुआ है। सिंधु सभ्यता से कांसे की मूर्ति मिली हुई है, कांसे की मूर्ति, यहाँ पर कांसे की मूर्ति मिली हुई है। और कांसा का मूर्ति कैसा? नर्तकी का मूर्ति मिला हुआ है कांसे का। और भी कई मूर्तियाँ, और कई मूर्तियों
इसको बनाने के लिए उस समय उनके देवी देवता, और बाद में आप प्राचीन काल में ही अगर बाद में आप आएंगे देखेंगे इनके हिंद यूनानियों के समय या उसके बाद भी आप देखेंगे गुप्तों के समय, ये सब देखेंगे तो दो गो जगह बहुत फेमस था, एगो गंधार और एक गंधार शैली, मूर्ति कला में गंधार कला शैली इसको पूरा नाम डालते हैं, कला शैली, और एगो मथुरा कला शैली, मथुरा कला शैली। अब गंधार कला शैली में विदेशी प्रभाव भी देखते थे, मथुरा कला शैली में एकदम देसी प्रभाव। और सबसे अधिक जानते हैं मूर्ति किसी के लोग बनाते थे? महात्मा बुद्ध का। अभी भी आप देखिए सबसे अधिक मूर्ति यहाँ पर महात्मा बुद्ध के ही बनाते थे। तो ये मूर्तियों के बारे में हो गया। चित्रकला के बारे में ऐसे ही थोड़ा समझ लेते हैं। चित्रकला कहाँ कहाँ से मिला हुआ है? चित्रकला उस समय पाषाण काल के चित्रकला मिले हुए हैं कुछ गुफाओं से, ठीक, जैसे अजंता की गुफाएं हो गई, तो इन गुफाओं से भी मिला हुआ है। और एक बात, अजंता की गुफाओं से ही या एलोरा की गुफाओं से भी, और अजंता की गुफाओं से क्या मिला हुआ है? बोधिसत्व पद्मपाणि का यहाँ पर से चित्र मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रख लीजिए, कहाँ अजंता से मिला हुआ है। चित्रकला में यही कुछ जानना है और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं। और चित्रकला के बारे में और भी हम लोग जैसे बिहार स्पेशल पढ़ेंगे ना, तो उस समय चित्रकला के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बिहार के संदर्भ में। और मुहरों में क्या मिला हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे अधिक मुहरें मिली हुई है, क्योंकि मुहरों ही उनका पहचान था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरें मिली हुई हैं। अब हम लोग चलते हैं, जैसे पुरातात्विक स्रोत हम लोगों का ख़त्म हो गया, अब चलते हैं हम लोग साहित्यिक स्रोत में। चलिए तो इसको लिख लीजिए। हम लोगों ने अभी पुरातात्विक स्रोतों के बारे में देखा, अब हम लोग साहित्यिक स्रोतों के बारे में देखते हैं। आज ये पूरा ख़त्म कर देंगे और इसके साथ ही कुछ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसके अंत में दिया जाएगा। मतलब ये पीडीएफ के रूप में, इसको पीडीएफ के रूप में हम कन्वर्ट कर देंगे नोट्स को, और टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर साहित्यिक स्रोतों में, साहित्यों से जो साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, सबसे पहले साहित्यिक स्रोतों के बारे में समझ भी लिए थे। साहित्यिक स्रोत वैसा स्रोत जो है तो लिखित हो या मौखिक, कोई कहानियों के रूप में आपको स्रोत, जैसे कहानी आपको बताया जाता है, उसी को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। लिखा हुआ हो तो वही साहित्यिक स्रोत बन जाता है, मौखिक हो बाद में लिखा जाए तो वही साहित्यिक स्रोत हो जाता है। उनके द्वारा लिखी गई कोई भी अभिलेख लिखवाया गया, ये सब साहित्यिक स्रोत में आते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य आता है, जो भारत के इतिहास के बारे में बेहतरीन जानकारी देता है। ब्राह्मण स्रोतों में, यहाँ पर ब्राह्मण स्रोत में हम लोग क्या क्या कौन कौन सा स्रोत देखते हैं? वेद देखते हैं। सबसे पहला क्या देखते हैं हम लोग? वेद। और वेदों में कौन कौन सा वेद देखते हैं हम लोग? वेदों में हम लोगों को जो देखने के लिए मिलता है, पहला वेद जो है वो हम लोगों का ऋग्वेद है, ऋग्वेद, ठीक है। दूसरा वेद हम लोगों का क्या है? यजुर्वेद है, यजुर्वेद, ठीक है। और तीसरा वेद है सामवेद है, सामवेद, ठीक है। और चौथा वेद है एक और हम लोगों का, चौथा वेद अथर्ववेद है, ठीक है। चौथा वेद हम लोग क्या? अथर्ववेद। अब वेद के बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग इकट्ठा करते हैं। वेद के बारे में जो फैक्ट है वो देखिए, ध्यान समझिए। सबसे पहला फैक्ट है वेद के बारे में। वेद के बारे में क्या फैक्ट है कि वेद का शाब्दिक अर्थ, वेद का आपसे शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। वेद का शाब्दिक अर्थ जो होता है, वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ज्ञान होता है, ठीक है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। और वेद जो है, वेद सबसे प्रामाणिक स्रोत है आर्यों के बारे में जानने के लिए। आर्यों के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलता है? आर्यों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है? वेदों से सबसे प्रामाणिक स्रोत है आर्यों के बारे में जानकारी का। प्रारंभिक आर्यों के बारे में जानकारी का प्रामाणिक स्रोत हम लोगों का वेद होता है, ठीक है। और वेद के रचयिता किसको बोलते हैं कि वेद की रचना किसने किया? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। आप वेद व्यास शॉर्ट नाम सुने होंगे, लेकिन उनका पूरा नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो ये कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ठीक है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अब यहाँ पर वेदों के बारे में इतना फैक्ट हो गया। अब वेद शुरू में लिखित नहीं थे, शुरू में वेद कैसे थे? मौखिक। शुरू में वेद कैसे थे? मौखिक। इतना आपको वेदों के बारे में समझ में आ गया। अब वेदों के बारे में समझने के बाद थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में, इतना वेदों के बारे में हो गया। वेद को चारों जब मिल जाते हैं तो इसको चारों को संहिता कहते हैं, संहिता, ठीक है, संहिता कहते हैं। इतना हो गया वेदों के बारे में। अब सबसे पहला वेद ऋग्वेद के बारे में हम लोग देखते हैं।
ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा फैक्ट अब जानना चालू करते हैं ऋग्वेद के बारे में, या पहला वेद यहाँ पर लिख भी देते हैं, पहला वेद ऋग्वेद, पहला वेद ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के बारे में, अब ऋग्वेद सबसे प्रारंभिक वेद, प्रारंभिक और बड़ा वेद, और सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद को कहते हैं, बड़ा वेद ऋग्वेद को कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसमें देखिए मंडल है, मंडल का गो है 10 गो है यहाँ पर, मंडल के बाद ये और यहाँ पर मंडल, मंडल हो गया, सूक्त हो गया, ऋचाएँ हो गई, ये सब के कारण ये बड़ा हो गया। इसमें सूक्त का गो है, सूक्त है 1028 गो सूक्त है, और यहाँ पर ऋचाएँ कितनी हैं? ऋचाएँ 10,580 गो ऋचाएँ हैं। इतना है फैक्ट, ध्यान रखिएगा ऋग्वेद के बारे में। अब ऋग्वेद का पहला और आखिरी, पहला मंडल और आखिरी मंडल, और आखिरी मतलब 10वां मंडल, 10वां मंडल आखिर में जोड़ा गया था, सबसे अंतिम में जोड़ा गया था, अंतिम में जोड़ा गया था, सबसे अंतिम में जोड़ा गया था। सबसे इंटरेस्टिंग इसमें क्या है, आपसे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग भी क्या है? आप गायत्री मंत्र सुने होंगे ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो न प्रचोदयात्। तो ये जो आपने गायत्री मंत्र सुना है, ये कहाँ से? ऋग्वेद से लिए गए हैं। और ऋग्वेद किसकी उपासना के लिए? सूर्य देवता, सूर्य देवता की उपासना के लिए, सूर्य देवता की उपासना के लिए गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, तीसरे मंडल में। ठीक है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में। साथ में ऋग्वेद का 9वां मंडल, यहाँ पर 9वां मंडल में किसका वर्णन है? यहाँ पर सोमदेव का वर्णन है। अब 10वां मंडल, ये 10वां मंडल के बारे में एक फैक्ट है जो ध्यान रखना है आप लोगों को। क्या फैक्ट है 10वां मंडल के बारे में? जो 4 वर्ण आप देखते हैं, कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, वैश्य और शूद्र है। तो ये वर्ण का जो बंटवारा है, ये 10वां मंडल में, 10वें मंडल में ही वर्ण का बंटवारा करा गया है। और 10वां मंडल सबसे बड़ा मंडल, इसमें 10वां मंडल है। इसी में चारों वर्णों का बंटवारा करा गया है पुरुष सूक्त में। और सूक्त से पूछ दिया जाए कि 10वां मंडल में कौन सा सूक्त में इसमें बंटवारा करा गया है, तो पुरुष सूक्त में वैदिक काल के लोगों के जीवन के बारे में लिखा गया। जैसे इसमें 4 गो सूक्त प्रमुख है। कौन कौन से सूक्त प्रमुख हम इसमें लिखेंगे नहीं, आप सुन लीजिए ध्यान से। नदी स्तुति सूक्त, जिसमें नदियों के बारे में वर्णन करा गया है, और नदियों को बहुत पवित्र ये लोग मानते थे, क्योंकि नदी से ही जीवन चलता था। उस समय के लोग ग्रामीण परिवेश में रहते थे, तो नदियों से जीवन चलता था। पानी के लिए कल और ये कुआं तो उस समय होता नहीं था, तो नदी। और तो नदियों के बारे में नदी स्तुति सूक्त सबसे पहला ये प्रमुख सूक्त, उसमें उसके बाद पुरुष सूक्त, जिसमें उस समय के सामाजिक जीवन के बारे में वर्णन किया गया था। पुरुषों को सबसे अधिक समाज में महत्व दिया गया था, और 4 वर्णों का भी बंटवारा इसी पुरुष सूक्त में है। पुरुष सूक्त के बाद यहाँ पर नसादिया सूक्त एक आता है। नसादिया सूक्त के बारे में क्या वर्णन, उसमें नसादिया सूक्त में क्या वर्णन करा गया है? ब्रह्मांड का रचना कैसे हुआ, इसका अनुमान लगाया गया था। फिर एक और सूक्त जो प्रमुख है, सूर्य सूक्त। तो जो सूर्य सूक्त में क्या करा गया? विवाह के बारे में वर्णन करा गया, कि विवाह के नियम, उस समय नियम कानूनों के बारे में वर्णन करा गया है। तो ऋग्वेद के बारे में आप लोगों ने आपने समझ लिया। 10वां मंडल 4 वर्णों के लिए फेमस है, 4 वर्ण के लिए फेमस है। तो इसको कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं, यहाँ तक तो मिटा देते हैं, यहाँ पर इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला वाला में दूसरा नंबर में हम लोग क्या है, उसमें दूसरा में है यजुर्वेद। यजुर्वेद से हमें क्या, ये सेकंड नंबर का वेद माना जाता है। सबसे पहला वेद जो माना जाता है वो तो ऋग्वेद है ही, वो फेमस है ही। उसके बाद तीनों ये वेदों की रचना, ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुआ। तीनों वेदों की रचना हुई जो
उत्तर वैदिक काल में हुई। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल 1500 से लेकर आप 1400 भी कहीं कहीं आपको मिलेगा 1400 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है ऋग वैदिक काल, और यानी प्रारंभिक वैदिक काल। और उसके बाद आपको 1000 से लेकर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है उत्तर वैदिक काल। तो ये उत्तर वैदिक काल में ही बाकी तीनों वेदों की रचना हुई, और ऋग वैदिक काल में ये ऋग वेद की रचना हुई सिर्फ। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। और एक और बात, ऋग वेद के बारे में छोटा सा फैक्ट छूट गया था। ऋग वेद पढ़ने वाले जो ऋषि होते थे उसको हेतु कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। इसका अर्धायु होता है, यजुर्वेद वालों को अर्धायु कहा जाता है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले इसको लिखिए देते हैं, अर्धायु, अर्धायु कहा जाता है इसको, पढ़ने वाले को, पढ़ने वाले को। इसमें मुख्य रूप से क्या क्या वर्णन आपने पढ़ा भी होगा। यज्ञ के नियम दिए गए हैं, यज्ञ के नियम एवं विधान दिए गए हैं, एवं विधान। अब ये यज्ञ के नियम और विधान दिए गए होंगे तो ये भी दिया होगा बलि प्रथा, बलि के बारे में भी दिया गया कि बलि उसमें कैसे आपको बलि देना है, तो बलि के बारे में भी आपको यहाँ पर वर्णन इसी वेद में है, यजुर्वेद में ही ऐसा सब कुछ वर्णन है, ठीक है। यज्ञ के नियम विधान, इसके बाद इससे ज़्यादा नहीं है, सबका एक एक ब्राह्मण ग्रंथ है, मतलब 2 गो, किसी का 1, किसी का 3 भी ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में भी इसका देखेंगे थोड़ा सा। तीसरा हम लोगों का मिलता है सामवेद, सामवेद सबसे सीधा साधा वेद। 7 सुरों के बारे में, 7 सुरों के बारे में इसी में वर्णन मिलता है। संगीत का जनक इसको कहते हैं, संगीत का जनक, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये 7 सुर जो है इसी में मिलते हैं। सामवेद में ही 7 सुर आपको क्या करेंगे, क्या होंगे, मिलेंगे। तो ये सामवेद के बारे में और ज़्यादा कुछ इसमें आपसे पूछा भी नहीं जाता है, ज़्यादा कुछ जानना भी नहीं है सामवेद के बारे में। सामवेद के बारे में बाद आता है अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद। अथर्ववेद आपको, अब अथर्ववेद के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अथर्ववेद सबसे अंतिम वेद माना जाता है, अंतिम वेद माना जाता है। और अथर्ववेद जो है उसमें जादू टोना, औषधि, जादू टोना, औषधि, साथ में कृषि प्रणाली, दिखाई दे रहा है ना, कृषि प्रणाली के बारे में मिलता है। कृषि प्रणाली के अलावा भी इसमें यात्रियों के लिए रास्ता, यात्रियों के लिए नए रास्तों के बारे में मिलता है, नए रास्ते के बारे में मिलता है, रास्ता के बारे में मिलता है। व्यापारियों के बारे में भी इसमें मिलता है। तो ये अथर्ववेद में इतना कुछ जानकारी हम लोगों को मिलता है। अब सबका ब्राह्मण ग्रंथ है, सबका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ब्राह्मण ग्रंथ आपको याद करना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पर चार्ट बना देते हैं, वेद लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ लिख देते हैं, ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। अब ब्राह्मण सबसे पहला वेद लिख देते हैं ऋग्वेद, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का 2 ब्राह्मण आपको ग्रंथ मिलेगा, ऐतरेय और कौशितकी। दूसरा ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद में आपको जो मिलेंगे वो 2 मिलेंगे, तैत्तिरीय, शतपथ, ठीक है। शतपथ के बाद हो गया, ये 2 है इसका। उसके बाद ऋग्वेद, यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद है, सामवेद। सामवेद का भी 2 है, लेकिन हम लोग एक ही मुख्य रूप से पढ़ते हैं, पंचविश, ठीक है। उसके बाद एक और है अथर्ववेद, तो अथर्ववेद का एक ही हम लोग पढ़ते हैं, कौन सा, गोपथ। ये ध्यान रखिएगा, ये सब ब्राह्मण ग्रंथ आपसे पूछे जाते हैं। इनका ब्राह्मण ग्रंथ कैसे याद रखेंगे, तो नॉर्मल सा ट्रिक है। इसको ऋग्वेद वाला था, ऋग्वेद कितना है अपने आप में 1 है, तो ऐसे लिखे एक के याद रखेंगे, एक के याद रखेंगे। शुरू वाला नाम है, नाम का शुरू वाला लेटर है ऋग्वेद, क्या है, शुरू प्रारंभिक वेद, एक के, ए से ऐतरेय और के से कौशितकी, ठीक। और तैत्तिरीय शतपथ, यहाँ पर सत याद रखेंगे, सत से शतपथ पूरा, तैत्तिरीय और शतपथ, ठीक। उसके बाद पंचविश तो याद ही है, सामवेद में से 7 सुर है, लेकिन 5 ही ऐसे आप याद रखिएगा, अच्छा 5 को है, ठीक। सामवेद सबसे सीधा साधा वेद है, इसीलिए 20 पूरा करता है, ऐसे याद रखिएगा, सीधा साधा वेद है इसीलिए 20 पूरा करता है, तो वही। और अथर्ववेद गोपथ, तो बस ध्यान रखिएगा ऐसे ही करके। तो इतना हम लोग समझ लिए, और साहित्यिक स्रोतों में हम लोग को इतना ही समझना था। उसके बाद अब हम लोगों को वैदिक साहित्य के बारे में समझना है, ठीक है। इसको आप कर लीजिए, वैदिक बोल रहे हैं, बौद्ध साहित्य के बारे में अब हम लोगों को समझना है। इधर लिख देते हैं बौद्ध साहित्य, ठीक है, बौद्ध
बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्यों से भी प्राचीन भारतीय समाज के बारे में जानकारी मिलती है। कहाँ से? अब देखिए प्राचीन बौद्ध साहित्यों से कहाँ से जानकारी मिलती है? मुख्य रूप से ये इसमें प्रसिद्ध जो है जातक कथा है, जातक कथा है। बौद्ध धर्म से संबंधित, बुद्ध से, महात्मा बुद्ध से संबंधित जातक कथाएं इसमें फेमस है। त्रिपिटक, त्रिपिटक, त्रिपिटक। अब त्रिपिटक में कौन कौन सा फेमस है? त्रिपिटक में 3 गो है। कौन कौन है? विनय पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक, ठीक, पिटक। उसके बाद सूत पिटक, सूत पिटक, पिटक। एक है अभिधाम, अभिधाम, ठीक है। अब विनय पिटक में क्या है? संघ के संबंधित जो नियम थे ना, जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म जो संघ, क्योंकि बौद्ध धर्म संघ बनाया गया था तभी तो ग्रुप में लोग जुड़े थे, तो उस संघ के नियम कानून कैसे संघ चलेगा उस सब विनय पिटक में था। सूत पिटक में क्या था? महात्मा बुद्ध के मुख्य रूप से उपदेश जो थे उस सूत पिटक में वर्णन किया गया। अभिधाम पिटक में जो दार्शनिक बातें हैं, जो और उससे भी ऊपर लेवल की बातें हैं, वो अभिधाम पिटक में था, ठीक। उसके बाद इसके अलावा भी और इसके कई और आपको ग्रंथ मिलेंगे, जैसे मिलहिंद पन्हो, मिलहिंद पन्हो, पन्हो। इस समय आप मिलहिंद पन्हो पॉडकास्ट देखते हैं। पॉडकास्ट क्या होता है? 2 लोग बैठकर किसी भी तीसरी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं या अपने जीवन के बारे में ही बात कर रहे होते, तो उसी को पॉडकास्ट बोलते हैं। मिलहिंद पन्हो जो पुस्तक है ये भी एक पॉडकास्ट है। उस पॉडकास्ट में 2 लोग थे, एक मिनांडर था, एक नागसेन, नागसेन और मिनांडर। तो नागसेन जो थे वो बौद्ध भिक्षुक थे और मिनांडर एक शासक था। तो शासक और बौद्ध भिक्षुक के बीच बातचीत बौद्ध धर्म से संबंधित उसी को किताब का नाम दे दिया गया, जिसको मिलहिंद पन्हो का किताब में संकलित कर दिया गया, जिसको मिलहिंद पन्हो कहते हैं। शासकों द्वारा, मतलब मिनांडर के द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं और नागसेन के द्वारा जवाब दिया जा रहा है। मिलहिंद पन्हो। दीपवंश और महावंश, दीपवंश और महावंश, महावंश, ये भी 2 पुस्तकें हैं, ध्यान रखिएगा। दीपवंश और महावंश 2 पुस्तकें हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये पाली भाषा में है। पाली भाषा मैक्सिमम यहाँ पर देखिएगा, पाली भाषा में ही बौद्ध धर्म की साहित्य का रचना किया गया। साथ में और 1-2 बात समझ लीजिए। बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। हीनयान, हीनयान दिखाई दे रहा है, हीनयान, ठीक है, और एक महायान, महायान। तो हीनयान से संबंधित एक प्रमुख जो पुस्तक है वो कथा वस्तु है। उसका क्या नाम है? कथा वस्तु, ठीक। और इससे संबंधित महायान से दिव्यावदान, दिव्यावदान। कैसे याद रखेंगे? हीनयान, हीनयान से कथा वस्तु, कथा सुनने के बाद दान दिया जाता है, ऐसे करके याद रखिएगा। हीनयान, महायान। बौद्ध धर्म से संबंधित बस इतनी पुस्तकों के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। जो बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तब उनके बारे में और थोड़ा डिटेल में करेंगे। जैन धर्म से संबंधित 2 पुस्तकें हैं। कौन कौन? भागवती सूत्र एक है, भागवती सूत्र, भागवती सूत्र, और एक है मुख्य रूप से भागवती सूत्र में ही आपको, और एक कल्प सूत्र है, ठीक। ये कौन सी है? कल्प सूत्र, कल्प सूत्र, ठीक है। भागवती सूत्र और कल्प सूत्र। अब यहाँ से भागवती सूत्र में 16 महाजनपदों की भी सूची मिलती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष साहित्य में कौन कौन सी साहित्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे? धर्मनिरपेक्ष साहित्य का एक हम लिस्ट दे देंगे आपको, बहुत बड़ा लिस्ट है, जिसमें 2-4 जो प्रमुख है वो बता देते हैं। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो कि महत्वपूर्ण, कई बार पूछा जा चुका है कौटिल्य द्वारा, जिसको चाणक्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। अर्थशास्त्र के अलावा राजतरंगिणी, तरंगणी, राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा, ये राजनीति की पुस्तक थी। मुख्य रूप से राजनीति के बारे में इसमें लिखा हुआ था कि मौर्य प्रशासन के बारे में लिखा हुआ था, प्रशासन कैसे चला। जैसे संविधान हम लोग का है ना, समझ लीजिए मौर्य प्रशासन का ये संविधान है, ध्यान रखिएगा। और राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा, कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक थी। और ये कश्मीर के जो शासक थे, उन शासकों को प्रारंभ से लेकर उन शासकों के बारे में पूरा जीवन चरित्र, उन शासकों का पूरा वंशावली सब कुछ लिखा हुआ था, ठीक। पतंजलि, और पतंजलि और पाणिनि द्वारा, पाणिनि या पतंजलि द्वारा महाभाष्य भी कह सकते हैं, महाभाष्य, महाभाष्य पतंजलि, पतंजलि, पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य, ये भी आप कह सकते हैं। पाणिनि द्वारा भी जो रचित पुस्तकें हैं उनके बारे में भी, ये सब पूरा एक लिस्ट हम दे देंगे आपको। या हर्षचरित, बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के बारे में, मालविका, निमित्रम, कालिदास के द्वारा,
तो ये सब हम लोग क्या करेंगे, ये आपको एक हम चार्ट बनाकर और इसी में PDF में ये सम्मिलित कर देंगे। पूरा लंबा सा चार्ट है, तो आप पढ़ लीजिएगा। एक एक करके बताने से ज़्यादा कुछ होगा नहीं। जब उस राजाओं के बारे में पढ़ेंगे तो उनकी पुस्तकों के बारे में भी एक एक करके हम अध्ययन कर लेंगे। यहाँ पर जैसे महाभाष्य पतंजलि वाला देख लिए, ठीक है। अष्टाध्यायी यहाँ पर आप ये एक और ध्यान रखिएगा, अष्टाध्यायी वाला थोड़ा ध्यान रखिएगा। दिखाई दे रहा है ना, अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक है, ठीक है। अब हम लोगों को धर्मनिरपेक्ष अरबी और यूनानी लेखकों में क्या क्या देखने हैं, इसी में सब देख लेते हैं, क्योंकि अब फिर मिटाया जाए ये ठीक नहीं लगेगा। अरबी यात्री में कौन कौन से यात्रियों के, अरबी और यूनानी में सबसे पहले हेरोडोटस है। दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। हेरोडोटस, जिसने हिस्टोरिका लिखा था, हिस्टोरिका। इसमें भारत के मानचित्र के बारे में, भारत के व्यापारिक चीज़ों के बारे में ये सब लिखा हुआ था। हमारा एक एक शब्द जो बोल रहा है ना, आप नोट्स करते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। आप हम जो बातें बोल रहे हैं, किसी एक पुस्तक में आप ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा ये सब बातें, ध्यान रखिएगा। किसी एक पुस्तक में आप ढूंढ लीजिए और नहीं मिलेगा ये सब बातें, पूरा बात नहीं मिलेगा। जो भी बातें बोल रहे हैं सब नोट्स बनाते जाइए आप। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इससे मदद भी ले सकते हैं। जब हम PDF के रूप में आपको देंगे तो इससे भी मदद ले सकते हैं। हिस्टोरिका में क्या वर्णन था, यहाँ के व्यापारिक, भारत के नक्शा और भारत के व्यापारिक रास्तों के बारे में वर्णन था हिस्टोरिका में। हेरोडोटस को इतिहास का जनक भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। टोलमी की ज्योग्राफी, ठीक है। और ये यूनानी लेखकों में एक और आपको आएगा, ये मेगास्थनीज। इसकी कौन सी पुस्तक है, इंडिका। इसकी पुस्तक इंडिका। जब कहानी थोड़ा समझ लीजिए, जब चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सेल्यूकस निकेटस को हराया गया तो चाणक्य ने सलाह दिया कि सेल्यूकस निकेटस फिर आक्रमण कर लेगा। जैसे अब सेल्यूकस निकेटस कौन था, सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर डर के भाग गया था, फिर उसका सेल्यूकस निकेटस सेनापति आया भारत पर आक्रमण करने के लिए, और युद्ध हुआ चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटस के बीच में। तो सेल्यूकस निकेटस हार गया, और हारने के बाद चाणक्य ने कहा कि इसको ऐसे छोड़ देना और इसका साम्राज्य छीन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। काम करो, इसकी लड़की जिसका नाम था हेलेना, उससे शादी क्या करा, किसका हो गया, कहा कि चाणक्य ने कहा चंद्रगुप्त मौर्य का शादी करवा दिया। और उसी समय एक शर्त भी रखा कि जो इससे पुत्र होगा, इस महिला से जो भी पुत्र होगा वो राजा नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसने शादी हो गया। अब उसी के साथ में भेजा गया था, सेल्यूकस निकेटस ने अपनी लड़की के साथ में भेजा था किसको, मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर भेजा था यहाँ पर। तो मेगास्थनीज यहाँ पर रहा भारत में, और यहाँ पर भारत की चीज़ों के बारे में देखा, इसके बारे में एक पुस्तक का रचना किया जिसका नाम रखा गया इंडिका। समझ में आ गया। अब एक और बात, हाँ यहाँ पर इंडिका के बारे में बस इतना ही आप ध्यान रखिएगा तो हो जाएगा, ठीक। अब चीनी यात्री के बारे में 2-3 के बारे में समझ लीजिए। यहाँ पर अब कहाँ पर लिखे चीनी यात्री के बारे में, यहाँ पर लिख दे क्या, यहाँ पर लिख दे चीनी यात्री के बारे में। हाँ यहाँ पर जगह भी नहीं है। इधर देखिए, तो इधर चीनी यात्री के बारे में लिखा है, यहाँ पर चीनी यात्री के बारे में लिख देते हैं, ठीक। आप देख लीजिएगा चीनी यात्री के बारे में 2-3 बातें लिख देते हैं। देखिए, सबसे पहले फारियान आया था, जिसको फाहियान भी बोलते, ये 5वीं सदी में आया था। इसके समय जो शासक था, वो शासक कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक है। इसने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जाना समझा। जब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय फारियान के बारे में पढ़े। भारत बढ़िया घूमा था ये अपने जब वृत्तांत लिख कर लेकर गया तो इससे भी जानकारी भारत के बारे में मिलती है। उसके बाद आया वेनसांग आया, ये 7वीं सदी में आया था, 7वीं सदी के प्रारंभ में ही आया था ये। इस समय राजा कौन था, हर्षवर्धन। उसके बाद आया इत्सिंग आया। इसके समय आप राजा के बारे में नहीं देखेंगे, कौन सा राजा, पूछिएगा किसी के इसके समय राजा कौन था, कोई नहीं बता पाएगा। क्यों, ये 7वीं सदी का अंत में आया था, क्यों नहीं बताता। देखो, ये राजा था कि मतलब क्या हुआ, भारत के एक बड़े क्षेत्र पर किसका अधिकार था, उसी को राजा मान लिया गया। तो इस समय चंद्रगुप्त द्वितीय के भारत के बड़े क्षेत्र पर अधिकार था। इस समय हर्षवर्धन को उत्तर भारत के, मुख्य रूप से उत्तर भारत के क्षेत्र पर किसका अधिकार था, तो उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय का अधिकार था। उसके बाद हर्षवर्धन के, इसके समय हर्षवर्धन का हुआ। अब इसी के समय क्यों कोई राजा, क्योंकि इतना छोटा क्षेत्रों में भारत बट गया था, इतना छोटे क्षेत्रों को आप कह नहीं सकते, इसीलिए इस सिंह के समय ये बात नहीं थी। और इस सिंह आया था यहाँ के विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ के उदंतपुरी विश्वविद्यालय, ये सारे विश्वविद्यालय के बारे में ये यहाँ से लिख कर लेकर गया बिहार के।
3 गो विश्वविद्यालय के नाम बोल दिए, विक्रमशिला, उदंतपुरी और एक नालंदा। नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट करने का श्रेय जो जाता है, किसको श्रेय जाता है? बख्तियार खिलजी को। एक उदंतपुरी विश्वविद्यालय, आपको पता है ये उदंतपुरी विश्वविद्यालय को किसने जलवाया था? बख्तियार खिलजी का पुत्र मोहम्मद था, उसी ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय को जलाया था। बिहार में ही है, बिहार शरीफ में था, ध्यान रखिए उदंतपुरी विश्वविद्यालय। अब आगे बढ़ते हैं। एक अन्य यात्री इब्न बतूता, मोरक्को का यात्री था। बस इतना ही जानना था हम लोगों को। ये हो गया हम लोगों का स्रोत से, ये सब कुछ यहाँ पर समाप्त हो गया। अब इसका हम लोग इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जितना भी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सके, 50, 60, 100 सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। उसके बाद किसी कोचिंग का, किसी का भी आप टेस्ट सीरीज लगा कर देखिएगा और तब आप देखिएगा कि हाँ आपका क्वेश्चन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे फालतू में हम पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, आप इस क्लासेस का टेस्ट भी कर सकते हैं कि ये क्लासेस सही है कि नहीं है, लेकिन पहले अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, उसके बाद आप करिएगा। ठीक है, तो हमें तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें तो समझ में आ गया होगा।